अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। महाभारत में आज बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए हैं। ब्राह्मण समाज ने अखिलेश यादव से नाराजगी जताई। ब्राह्मण कथावाचक को भी पीटा गया है और अब अखिलेश मौन है, इसे लेकर एक नाराजगी है। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई, लोग कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच एक जातीय संघर्ष का रेड अलर्ट आ गया है। रेड अलर्ट, जी हां, यूपी पुलिस ने कांवड़ के दौरान जातीय संघर्ष होने की आशंका जता दी है। और इसीलिए आज महाभारत में पूछ रही हूं कि चोटी कांड से शुरू हुआ ब्राह्मण वर्सेस यादव का संघर्ष क्या कांवड़ के दौरान और बड़ा होने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आपने देखा कैसे इटावा में यादव कथावाचकों की पिटाई हुई, लेकिन उसके बाद अब ब्राह्मण कथावाचक पीट दिया गया है। यह तस्वीर देखिए। अब यह घटना भी इटावा की है, जहां पर एक ब्राह्मण कथावाचक को पीटा गया और पीटने वाले यादव समुदाय के लोग थे। यादव वर्सेस ब्राह्मण की यह खाई क्या और बड़ी होती जा रही है? क्या इस तरह की और घटनाएं सामने आएंगी? ब्राह्मण समाज में इसे लेकर गुस्सा है और यह गुस्सा अखिलेश यादव के खिलाफ निकल रहा है। यह कहा जा रहा है कि यादव कथावाचकों को तो बुलाया, उनका सम्मान किया, लेकिन जब ब्राह्मण कथावाचक को पीटा गया तो उस पर वो मौन है। और यही वजह है कि आज जब अखिलेश यादव आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे तो उनकी ये तस्वीरें देखिए। आजमगढ़ में वो गृह प्रवेश के लिए गए थे। अखिलेश यादव पहुंचे तो उनके आने से पहले ब्राह्मण परिवारों ने वहां अपने घरों पर काले झंडे लगा लिए। ये देखिए, ये एक सांकेतिक विरोध था। अखिलेश यादव के खिलाफ ये विरोध जताया गया। ये ब्राह्मणों ने अपने परिवारों ने अपने घरों पर ये काले झंडे लगाए। ब्राह्मण परिवारों का कहना है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से इटावा चोटी कांड में कथावाचकों का समर्थन किया, उससे ब्राह्मणों के खिलाफ एक द्वेष पैदा हो गया है और दोनों ही समुदायों के बीच एक खाई और ज्यादा बड़ी हो गई। अब सवाल यह पूछ रही हूं कि क्या कांवड़ के दौरान यह जातीय संघर्ष और बड़ा होने वाला है? अखिलेश के नेता बीजेपी पर यूपी में जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे खुलकर अखिलेश यादव की करनी कह रही है। आज महाभारत में सवाल यही कि जातीय संघर्ष के अलर्ट के पीछे किसकी स्क्रिप्ट है? यह रिपोर्ट पहले आप देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। ये तस्वीरें यूपी के आजमगढ़ की हैं, जहां आज अखिलेश यादव पहुंचे, लेकिन उससे पहले घरों पर काले झंडे लगा दिए गए। ब्राह्मणों ने अपने घरों पर काले झंडे लगाकर अखिलेश का विरोध किया। ये कहते हैं इटावा मेरा घर है और दिल मेरा आजमगढ़, केवल एक दिखावा करते हैं कि ऐसे ऐसे कृत्य करके ये आजमगढ़ आ रहे हैं, ठीक नहीं है। आज ब्राह्मण समाज ने अपने घरों पर, कहीं ऐसा कोना नहीं बचा है कि ब्राह्मण समाज कई गांव में हो तो काला झंडा न लगाया हो, और इनको काला झंडा दिखा रहा है। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि इटावा की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, जिसमें दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव का पूरे ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करना निंदनीय है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों की जगह ऐप के जरिए पूजा कराने की बात कही थी। आजकल ऐप पे कर लो पूजा पाठ, बहुत सारे ऐप आ रहे हैं। नहीं, आजकल ऐप बना दी है सबने, ऐप से कर लीजिए पूजा, उसमें क्या है। ब्राह्मण समाज की नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि इटावा में एक घटना घटी तो अखिलेश ने कथावाचकों को बुलाकर सम्मानित किया। न सिर्फ सम्मानित किया बल्कि उनसे कथा भी सुनी। लेकिन ऐसी एक और घटना फिर इटावा में सामने आई। इस बार पिटाई का शिकार एक ब्राह्मण कथावाचक हुआ, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा क्योंकि कथावाचक की पिटाई का आरोप यादवों पर लगा। आजमगढ़ में ब्राह्मण आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश जाति देखकर किसी पीड़ित का दर्द सुनेंगे।
बीजेपी का कहना है कि ब्राह्मण समाज में अखिलेश को लेकर भारी नाराजगी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इसे प्रायोजित बता रही है। अखिलेश यादव जिस तरह की जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, जातीय जहर घोलने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अलग अलग जाति के लोग उनका विरोध तो करेंगे ही ना। और ये विरोध अभी उनका जिनका वो ठेकेदारी करते हैं ना, उस समाज से भी निकल करके आएगा, क्योंकि अखिलेश जी अपने वोट बैंक के सगे हैं, वो किसी जाति के सगे नहीं है। कसदन इस तरीके की हरकत करवाना और ये कहकर करवाना कि ये स्पेसिफिकली किसी एक समाज की तरफ से या किसी एक जात की तरफ से इस तरीके की बात हो रही है, ये पूरी तरीके से निंदनीय है। ये पूरा मामला इटावा का ही है, जहां कथा कराने आए पंकज उपाध्याय की पिटाई कर दी गई। आरोप लगा कि कथावाचक नशे में थे और कथावाचक पर महिला के साथ बदसलूकी का आरोप भी लगा। मैं वहाँ पर गया था नारियल शेयर करने श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए। वहाँ पर बहुत धमकाया, पीटा, जो नशा करता है वो करता है, मुझे गंदी गंदी गाली दी। शराब पी थी आपने? क्या हुआ था? शराब नहीं पी थी, मुझे मिर्गी दौड़े आते उसकी दवा खाई थी। अच्छा, कौन लोग थे जिन्होंने पिटाई की? वो यदुवंशी थे। दोनों घटनाएं एक जैसी हैं। एक में अखिलेश यादव को बुलाकर सम्मानित करते हैं, पैसे देने की बात कर रहे हैं, और एक में चुप्पी साधे हुए। इसीलिए आजमगढ़ में ब्राह्मण समाज के लोग अखिलेश का विरोध कर रहे हैं। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कथावाचकों की पिटाई को लेकर अपनी बात रख दी। नीले ड्राम से ज्यादा इटावा फेमस हो गया है। धन्नरे इटावा, न लेना न देना, ये इटावा में हम जरूर पिस रहे। वर्तमान समय में इस देश में कैंसर से बड़ी अगर कोई बीमारी है तो वो है जातिवाद। भैया, जो जातिवाद में फंसा है, इससे निश्चित रूप से देश की दुर्गति होगी, देश की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। इटावा की घटना घोर निंदनीय है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में कांवड़िए जल लेकर निकल पड़े हैं, इन सब के बीच यूपी पुलिस ने जातीय संघर्ष की आशंका जताई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा कांड के बाद ही किसी भी साजिश से सावधान रहने की बात कह दी थी। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। इन सब के बीच अखिलेश के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं, धर्म और जाति में बांटने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत फैला रही है। कोई दलित वर्ग का व्यक्ति है और वो दुकान लगा रहा है, तो उससे कह रहे हैं कि तुम अपना नाम लिखो, अपना नाम बताओ कि तुम्हारा किस जाति के हो, किस धर्म के हो। तो इस तरीके से भाजपा की सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है। ये समाजवादी पार्टी के सिलसिलेवार बयान जो है अखिलेश यादव के निर्देश पर हो रहे हैं और इसके पीछे इंडिया अलायंस खड़ा है। ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, हिंदुओं के त्योहारों में बाधाएं पड़े और इससे मजहबी गोलबंदी होगी, वोट बैंक का निर्माण होगा, लेकिन ये कोशिश बहुत महंगी पड़ेगी। इटावा कांड के बाद जातीय संघर्ष की गूंज यूपी से बिहार तक सुनाई देने लगी है। मोतिहारी के गांव में जहां पूजा पाठ के लिए ब्राह्मणों का बहिष्कार कर दिया गया। आज महाभारत में सवाल बड़ा है, इटावा का चोटी कांड क्या एक बड़े जातीय संघर्ष में तब्दील हो रहा है? एक कथावाचक की पिटाई पे सम्मान और दूसरे पे चुप्पी क्या इस संघर्ष को और बढ़ावा देगा? क्या कांवड़ के समय में ये जातीय संघर्ष एक बड़े घमासान का रूप ले सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साथ मेरे मेहमान सारे जुड़ गए हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी बैठे हुए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, मलूक नागर जी हैं जनरल सेक्रेटरी आरएलडी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और अतीकुर रहमान साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं। लेकिन मैं एक खबर बताकर इस डिबेट की शुरुआत करना चाहती हूं जो शायद इस डिबेट का कॉन्टेक्स्ट भी एक तरह से फिर से पुनः सेट कर देगा। खबर ये आ रही है और भाटी जी बेहतर बताएंगे कि अखिलेश यादव जो आजमगढ़ आज पहुंचे थे, गृह प्रवेश के लिए पहुंचे थे, वहां पर काशी के पंडितों से वहां पर गृह प्रवेश कराना था। आज आजमगढ़ में अखिलेश यादव का गृह प्रवेश था, लेकिन काशी के पंडित पूजा करने के लिए नहीं पहुंचे। अब सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये कि पंडितों ने गृह प्रवेश कराने से मना कर दिया। इटावा कांड की वजह से अखिलेश यादव से काशी के पंडित नाराज हैं। अब ये खबर आ रही है, मैं आज इसी की बात कर रही हूं क्योंकि एक कांवड़ की शुरुआत हो गई है, लेकिन इस सब के बीच एक जातीय संघर्ष का जो अलर्ट हो रहा है वो भी बहुत खतरनाक है।
मैं भाटी जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे बताया जा रहा है अखिलेश यादव भी कुछ कह रहे हैं, अगर हम उसे सुना देंगे अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं जरा मुझे बताइए सुनकर, और उसके बाद हम उसको चलाएं। लेकिन भाटी जी मैं ये खबर है, मुझे नहीं पता, आप बेहतर बता पाएंगे, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि यादव कथावाचकों से को तो बुलाकर आपने सम्मानित किया है, लेकिन ब्राह्मण कथावाचकों पर आपने कोई बयान भी नहीं दिया। जो कथावाचक की पिटाई हुई, ये दोनों ही कांड इटावा में हुए हैं, लेकिन एक पर आपने सम्मानित किया, दूसरे पर आपने चुप्पी साधे हुए। नहीं, उत्तर प्रदेश में कहीं कोई ऐसे हालात नहीं हैं कि कहीं यादव वर्सेस ब्राह्मण कोई मामला बन गया हो या कहीं संघर्ष की आशंका हो या कहीं संघर्ष हो रहा हो। और मेरा निवेदन होगा सभी पक्षों से, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मीडिया हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कि ऐसी अफवाह न उड़ाएं, ऐसे बार बार ऐसे शब्दों को न बोलें कि यादव वर्सेस ब्राह्मण संघर्ष होने की उम्मीद है। कांवड़ यात्रा में भी ब्राह्मण वर्सेस यादव संघर्ष होने की उम्मीद है। ऐसे कह के आप लोगों को उकसा रहे हैं, इससे भोले भाले लोगों कई बार बहकावे में आ जाते हैं। ऐसी कोई स्थिति है नहीं, वो एक घटना थी, छिटपुट घटना थी। उस घटना में जो हुआ उसके विस्तार में कई बार हम चले गए, कई बार चर्चा हो चुकी है। अगर पूछेंगे आप तो कुछ मैं उस पर भी बोल दूंगा। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि आज आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी का ब्राह्मणों ने बहिष्कार किया, ब्राह्मणों ने काले झंडे दिखाए, जिन्होंने अपने घर पर काले झंडे लगाए वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे होंगे। ब्राह्मण तो सभा में भी मौजूद थे, ब्राह्मण तो मंच पे भी मौजूद थे, ब्राह्मणों ने तो माला भी पहनाई अखिलेश यादव जी को, अखिलेश यादव जी का स्वागत भी किया। समाजवादी पार्टी हर जाति वर्ग का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों से कोई नाराजगी नहीं है, कोई विद्वेष नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो माता प्रसाद पांडे जी के ऊपर भी हमला किया गोरखपुर में। ये लड़ाई राजनीतिक है, ये लड़ाई जातीय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब माता प्रसाद पांडे जी गोरखपुर में पीड़ित दुकानदारों से मिलने गए तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नेतृत्व में वहाँ जेसीबी लगा के रास्ता रोक दिया और उनकी कार पे हमला कर दिया, कार में तोड़फोड़ की और उन्हें रोकने का प्रयास किया। पुलिस के मदद से वो वहाँ तक जा पाए, दुकानदारों तक पुलिस आई, घंटे भर तक रोके रखा, आज जाने नहीं दिया आगे। तो ये राजनीतिक लड़ाई है, ये जातीय लड़ाई नहीं है। ठीक है। और हमारा पूरा प्रयास होगा, समाजवादी पार्टी का पूरा प्रयास होगा कि दोनों वर्गों को समझाएं और उन्हें बताएं कि आपस में विद्वेष मत करिए, आपस में एक दूसरे के खिलाफ मत बोलिए। और जो आपने एक सवाल पूछा कि क्या आप ब्राह्मण कथावाचकों का भी सम्मान करेंगे बुला के, अभी घटना का पूरा विवरण आने दीजिए। अभी तो आप खुद ही बता रही हैं कि वो शराब पिए हुए थे। अगर कोई गलती होगी कथावाचक की तो बात आई गई होगी, और अगर बिना गलती के पीछा हो गया। देखिए, मैं आपका बड़ा सम्मान इसलिए करती हूँ क्योंकि आप हर खबर की जानकारी लेकर बैठते हैं। आप जब भी डिबेट पर आते हैं आप चीजों की जानकारी लेकर आते हैं, और मुझे कहना चाहिए कि बहुत कम प्रवक्ता ऐसा करते हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन जिसका आपने जिक्र किया कि वहां पर वो शराब पिए हुए थे या जो भी था, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूं, और मनीष शुक्ला जी यहाँ बैठे हुए हैं, जब आपने कथावाचकों को इटावा में सबसे पहले बुलाया उन पर भी आरोप लगे थे, महिला ने आरोप लगाए थे बदसलूकी के, एफआईआर भी दर्ज हो गई थी, लेकिन तब भी आपने सम्मानित किया था। यहाँ पर भी आरोप लग रहे हैं, कहानियां बिल्कुल समान है, लेकिन यहां पर कोई बयान भी नहीं दिया है भाटी जी। तो ये जो फर्क है वहां पर आप उन्हें प्रायोजित बता रहे हैं, जो काले झंडे लगा रहे हैं। ये तो मैं मनीष जी से पूछ लूंगी। हाँ, जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर मनीष जी के पास जाऊं। देखिए, मैंने नहीं कहा कि वो शराब पिए हुए थे। हाँ। ये आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये आरोप लग रहे हैं। हाँ। कि वो शराब पिए हुए थे। हाँ। तो घटना जो इटावा की घटना थी उसमें भी 2 दिन बाद ये आरोप लगे थे कि शराब पी थी और महिला से छेड़छाड़ की थी। उनके साथ जो उत्पीड़न हुआ था वो बहुत भयंकर था, उनके बाल काटे गए थे, उन्हें अपमानित किया गया था। अगर ये ब्राह्मण कथावाचक के साथ अन्याय हुआ, आपने यहाँ पिटाई का वीडियो शायद देखा नहीं, हम उसके साथ भी खड़े हैं। आपने यहाँ पिटाई का वीडियो शायद देखा नहीं, कितनी बुरी तरह से उस कथावाचक को पीटा गया है। वो अकेला था, पहले हाथ पैर थप्पड़ जड़े गए, उसके बाद हाथ पैर पकड़ बांध के पिटाई की गई। ये बहुत विभत्स है। मैं उस समय भी कहती थी कथावाचक यादव हो या ब्राह्मण हो, इस तरह का सुलूक किसी के साथ भी अच्छा नहीं है। ये हमें भी कहना चाहिए, आपको भी, सबको। लेकिन ये जो मेरा सवाल ये है, ये जातीय संघर्ष कहां जाएगा? जी,
मैं वापस आती हूँ, ठीक मान लेता हूँ। ब्राह्मण कथावाचक के साथ ऐसा बर्ता हुआ है तो हम उसके साथ भी खड़े हैं, समाजवादी पार्टी उसके साथ भी खड़ी है, हम उनका भी सम्मान करेंगे। उनके जिन्होंने ये घटना की हम उनकी निंदा करते हैं। मैं इंतजार करूंगी सर वो तस्वीरें देखने की कि शॉल उड़ाएंगे और उनकी कथा सुनेंगे, मैं इंतजार करती हूँ। मैं वो तस्वीरें आएंगी तो फिर एक बार महाभारत हो जाएगी सर, अच्छी बात है। या फिर मैं कहूँ महाभारत खत्म हो जाएगी, वो भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन मनीष जी, जो लोग काले झंडे दिखा रहे हैं वहां पर, उनको भाटी जी प्रायोजित बता रहे हैं। वो कह रहे हैं वो लोग बीजेपी के लोग हैं जो काले झंडे दिखा रहे हैं, ऐसा कोई संघर्ष नहीं है, ब्राह्मणों में कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराज नहीं है अखिलेश जी से, आपके लोग बता रहे हैं। देखिए सुचारिता जी, झंडे किसने लगाए, किस पार्टी ने लगवाए नहीं लगवाए, इसकी तो मीमांसा हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव आग से खेल रहे हैं ठीक बात नहीं है। जाति संघर्ष या धर्म के आधार पर संघर्ष पूरे प्रदेश और देश के लिए उचित नहीं होता, विकास में बाधक होता। लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद से पहले कांग्रेस ने और 90 के दशक के बाद समाजवादी पार्टी ने एक पैटर्न बनाया कि हिंदुओं को, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को जातियों के खांचे में बांट दो और मुसलमानों को एक करके एक वोट बैंक तैयार करो, और उसी के आधार पर इस तरह क्या हुआ है। चलिए मैं भाटी जी की एक बात मान लेता हूँ, बहुत आपने दबाव बनाया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो उपाध्याय जी पीटे गए वो भी गलत, जो यादव जी पीटे गए भी गलत। ठीक है, ये बात तो सही है, लॉ एंड ऑर्डर की घटना हो सकती है मारपीट की, उसको लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से देखना चाहिए था, लेकिन अपने ऑफिस में बुला के सम्मानित किया, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये ऐप से कथा सुन लो, ये किसके बहिष्कार की बात आप कर रहे हो? ये आजमगढ़ के लोग ये बात समझ नहीं रहे हैं। तो ये जो खेल होता है वो है ना कि अक्सर पड़ोसियों के घर आग लगाने का सपना अपने घर पूरा होता है। अटल जी की कविता थी, ये बात आप हमेशा उदाहरण में देखेंगे तो ये सत्य नजर आएगी राजकुमार जी, भाटी जी। तो ये राजनीति है, राजनीति में आप अपना वोट अपने लिए काम करिए, विकास के सवाल खड़े करिए, तमाम पर राजनीतिक तरीके होते हैं। लेकिन किसी की पिटाई हो गई, वो किसी भी धर्म और जात से संबंधित है, उसको हथियार बनाना, और ये लगातार इस देश में होता रहा है कि हिंदुओं को विभाजित करो, जातियों के खांचे में बांटो। अभी कांवड़ यात्रा मार्ग में क्या हो रहा है, अब तो सामने आ गया है कि मालिक का नाम भी गलत था, जो मैनेजर था उसका भी नाम गलत था। लेकिन मैं कल से डिबेट पे बैठ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का एक भी प्रवक्ता नेता ये कहने को तैयार नहीं है कि एसटी हसन ने बहुत गलत कह दिया था, हम माफी मांगते हैं। और ये पहचान छिपाना और उसको जस्टिफाई करना, आखिर ये कैसी नैतिकता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये इस्लाम और कुरान की दृष्टि से उचित है क्या कि झूठ बोलना, झूठ बोल के किसी को खिला देना? तो ये एक निर्लज्जता है जी। मनीष जी, आप जो बात कह रहे हैं, मुझे तो इस बात में मेरी जो दिलचस्पी है और मुझे जो एक डर है कि कांवड़ का पवित्र जो कांवड़ लेकर निकल रहे हैं कांवड़िए, और एक सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, उसमें उस सब के बीच में ये जातीय संघर्ष का जो अलर्ट एक दे दिया है यूपी पुलिस ने, ये थोड़ा डराता है। हम ये घटनाएं देखते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता है कि ये खाई बढ़ती जा रही है। बहुत जरूरी है इस पर बोलना, इसीलिए मैं आज ये डिबेट कर भी रही हूं। मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जाऊं, उससे पहले जरा हर्षवर्धन जी, बाबा बागेश्वर पर अखिलेश यादव ने बयान दे दिया है, जरा वो बता दूं कि बाबा बागेश्वर मेरे यहां पर एक फ्री कथा कर, वो अपने बयान पर कायम है 50 लाख वाले, और वो कह रहे हैं मेरे यहां पर एक फ्री कथा कर दे बाबा बागेश्वर। मैं यहां पर आजमगढ़ में आया हूं और उन्होंने कहा कि यहां पर ये जो घर है ये सारे कार्यकर्ताओं और पीडीए का घर है। बाबा बागेश्वर मेरे यहाँ एक फ्री कथा कर दे। मैं जरा सुनवा देती हूँ अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, फिर मैं जाती हूँ हर्षवर्धन जी के पास। सुनाइए। तो मैं जरा बता देती हूँ कि ये जो बयान आ रहा है इस वक्त अखिलेश यादव का, वो कह रहे हैं कि रामायण मेला अयोध्या में, चित्रकूट में कहीं भी होता है, इनको फ्री कथा करवानी चाहिए, और आपकी चुटिया कट जाएगी तो आपको कैसा लगेगा, इसीलिए मैंने वहां बुलाकर सम्मानित किया है। हर समाजवादी मनुवादी समाज नहीं स्वीकार कर सकता। अब मैं एक बार हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूं, ये बिल्कुल सही है, किसी के साथ भी इस तरह की घटना होना सही नहीं कि उनके साथ ऐसा व्यवहार हो, चोटी काटी जाए या फिर पीटा जाए, लेकिन वहां ब्राह्मण कथावाचक भी पीट दिया गया। मेरा सवाल यह है कि दर्द एक तरफा क्यों है? यादवों का सम्मान की स्क्रिप्ट लिखी गई या फिर ब्राह्मणों के प्रति एक नफरत की भी स्क्रिप्ट उसमें साथ में लिख दी गई? सुचेता जी, रिपब्लिक भारत पर ही
भाटी जी के साथ हम उस दिन थे और भाटी जी ने बहुत सी बातें ऐसी कही थी जिस पर मैंने कहा था, और वो भाटी जी को भी ध्यान में होगा, मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में यादवों और ब्राह्मणों के संघर्ष का कोई इतिहास नहीं। अच्छा है कि आज भाटी जी मेरे शब्द बोल रहे हैं, उस दिन बड़े नाराज हो गए। मैंने ये भी कहा था कि मुलायम सिंह यादव ने लालू प्रसाद जी की राजनीति कभी उत्तर प्रदेश में होने नहीं दी। मुलायम सिंह यादव पे चाहे जो आरोप रहे हों, लेकिन कभी किसी जिले में इस तरह के जातीय संघर्ष को उन्होंने हवा नहीं दी। दुर्भाग्य से अखिलेश यादव ने उसे हवा दी। और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, जितनी बातें भाटी जी ने कही सब बड़ी अच्छी, लेकिन आप जरा सोचिए, आपने जो चिन्हित किया, भाटी जी को यह पता नहीं होगा कि वहां इटावा में किसके साथ क्या हुआ। और उस दिन जिस तेजी में शॉल उड़ा के और ढोलक की थाप पर वहां सब कुछ कार्यालय में हुआ, आज तक किसी पार्टी के कार्यालय में यह नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, जिसकी चोटी काटी गई या दुर्व्यवहार किया गया, भले वो फ्रॉड था, भले वो कथावाचक फ्रॉड था, दो आधार कार्ड रखे हुए, लेकिन ये कानून व्यवस्था का मसला है, किसी का अधिकार नहीं, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नीच कर्म है। यही शब्द मैंने उस दिन भी बोला। ये अच्छा लगा कि आज भाटी जी 2 दिनों में वही भाषा बोल रहे हैं जो मैंने कहा था। उस दिन बड़ा नाराज हो रहे थे। नंबर 1 तो जो लोग उस दिन देखे होंगे उनको याद होगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, अखिलेश यादव चाह क्या रहे हैं भाई? क्या ये कोई मान सकता है कि अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने बड़े नेता हैं देश के, 37 सांसद, 111 विधायक वाली पार्टी है, बाबा बागेश्वर से वो कहेंगे और बाबा बागेश्वर वहां कथा नहीं कहेंगे? अरे बिल्कुल कहेंगे। लेकिन आप जरा अंदाज देखिए तंज करने का। दरअसल ये जो सनातन को, उस दिन भी भाटी जी कह रहे थे कि अच्छा आप टिप्पणी करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके नाम के आगे त्रिपाठी लगा हुआ है। ये जो जातीय पहचान से सब कुछ जोड़कर हो रहा है, और मैं तो देखिए, मैं तो बचपन से आज तक हमने नहीं देखा कि कहीं भी कोई ऐसा यादव ब्राह्मण संघर्ष हो गया हो, या कहीं मुझे याद ही नहीं। अलग अलग पार्टियों में रहे दोनों जातियां, दोनों अलग अलग पार्टियों को वोट करते रहे, लेकिन फिर भी आप गांव-गांव चले जाएंगे तो संघर्ष नहीं मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ समय से, अब पता नहीं ये बाय डिजाइन है या उनको लगता है कि पीडीए इसके अलावा और किसी रास्ते जा ही नहीं सकता। और एक बात और बार बार कही जाती है, मनुवादी। अरे भैया, तो हम तो कह रहे हैं कि सब लोग उधर ही तो जा रहे हो। यही तो कहा जाता था ना, वार्ड व्यवस्था, जो चाहे वो कथा कहे वो ब्राह्मण, यही तो है वर्णवादी व्यवस्था ना। तो आप तो उधर ही बढ़ रहे हैं। आप अभी तक जातिवादी व्यवस्था की बात कर रहे थे, इतनी जाति किसने बना दी भाटी जी? ये भी तो जरा बताइए। और अगर बन गई तो ये तो संविधान में, लोकतंत्र में जो लिखा हुआ है, जो सर्टिफिकेट बनता है उसके आधार पर सब है। लेकिन इस तरह से लड़ाना और इस तरह का तंज करना, क्योंकि बाबा बागेश्वर एक सनातनी है, एक हिंदू धर्म गुरु हैं, कथा करते हैं, तो आप तंज करके कहेंगे अच्छा हमारे यहां जरा कथा कर दें। मैं ये मान ही नहीं सकता। बाबा बागेश्वर को अखिलेश यादव बुलाएंगे, तुरंत जाएंगे। और कोई भी कथावाचक अपनी उसकी जो एक प्रतिष्ठा होती है उससे तय होती है। लेकिन देखिए, कल मुझे ध्यान में है, संभवतः कल ही की डिबेट में मनीष जी ने कहा था, जो भाजपा के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जानबूझकर करा रहे। एसटी हसन ने कल कहा आतंकवादी, आज रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कि भाजपा के लोग आतंकवादी हैं। क्या ये कोई भी कहे, और मैं तो कहूंगा कोई समाजवादी पार्टी को भी कहे कि आतंकवादी तो गलत है। लेकिन इस तरह की बातें जब होती है, जाति के नाम पर हमला, जाति के नाम पर संघर्ष, और जो मुजफ्फरनगर के उस ढाबे का सच सामने आया, उसके बाद तो खुल के बोलिए भाई। हमें जिस दिन हमको लगेगा हम छिपा के अगर अतीकुर रहमान जी से हमें बात करनी पड़े, तो मेरे लिए शर्म से डूब मर जाने जैसा होगा। और मैं मानता हूं कि ऐसा ही अतीकुर रहमान जी। कौन डिसाइड करता है? देखिए, मेरा सवाल ये है, ये कौन डिसाइड करता है कि ये वाला विरोध प्रदर्शन गुस्से में है और दूसरा वाला विरोध जो है वो स्पॉन्सर्ड है, प्रायोजित है? ये कैसे पता चलता है? अब मैं मलूक जी आपसे पूछ रही हूँ, समाजवादी पार्टी कह रही है, आप भाटी जी यहाँ बैठे हुए, वो कह रहे हैं, मैं आ रही हूँ भाटी जी, जरा एक बार मलूक जी के पास चली जाऊँ। मलूक जी वो कह रहे हैं कि ये तो प्रायोजित लोग हैं जो काले झंडे दिखा रहे हैं अखिलेश यादव को आजमगढ़ में। और मेरी दिलचस्पी इस बात में नहीं है। देखिए, हर नेता का विरोध होता है, अलग अलग जगहों पर होता है, ऐसा नहीं है कि आज अखिलेश जी का और किसी और नेता का भी हो, सबका होता है। लेकिन ये जो प्रायोजित वाली बात कही है, क्या ये मानकर चले कि कोई गुस्सा नहीं है ब्राह्मणों में? या फिर जैसे मैंने खबर चलाई, बिहार में एक गांव में ब्राह्मणों को बैन कर दिया, यहाँ पूजा नहीं करेंगे, वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई कर दी गई, और ये यादव समुदाय द्वारा हुई। तो समाज में गुस्सा तो इससे बढ़ ही रहा है। इसको शांत कौन करेगा? सब बढ़ावा ही देंगे। ये
समझना पड़ेगा आने वाले चुनाव, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। ये 17वीं लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री कहते थे मैंने इतने पिछड़े और इतने दलित मंत्री बनाए, और इन लोगों को लगा, कांग्रेस को खास करके, कि हमारी जमीन खिसक गई और पिछड़े और दलित पूरी तरीके से चुपके हैं एनडीए से या बीजेपी से। तो इसमें डर करके इन्होंने, राहुल गांधी जी ने खास करके जाति जनगणना की बात, और ये कि जब मैं छोटा था प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो पिछड़े और दलितों के साथ न्याय नहीं हुआ। वहां से शुरुआत हो रही है इस चीज की। तो अब अगर जातीय जनगणना की बात है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर कर दी, सरकार ने डिक्लेयर करी, इन्हें लगा फिर गड़बड़ है। तो क्या असलियत में ये है, इस लड़ाई को लड़ने से या इसको बढ़ावा देने से पहले ये समझना पड़ेगा, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जो खुद एडमिट कर चुकी है, तो क्या इंडिया गठबंधन के दूसरे लोग कांग्रेस से ये कहेंगे कि पूरे देश में रैलियां कर करके पहले कांग्रेस माफी मांगे कि हमने पिछड़ों के और दलितों के साथ अन्याय करा है। खुद राहुल गांधी जी कहते हैं 60 साल शोषण हुआ, उनकी वोट ले ली, उन्हें कुछ दिया नहीं, और उसी वजह से शायद वो नाम रखा गया जो नकली, कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस गुनाहगार है। या तो ये कांग्रेस से पूरे देश में रैलियां कर करके माफी मंगवाए, या फिर कांग्रेस से कहें कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं है, तुम अलग जाओ हमसे, रहेंगे भी कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने शोषण भी करा, कांग्रेस ने पिछड़ों की वोट भी ली, कांग्रेस ने दलितों की वोट भी ली, खुद राहुल गांधी जी एडमिट कर चुके हैं। तो सोचना ये पड़ेगा। जहां तक बात दूसरी आती है सुचेता जी कि जो कांवड़ यात्रा है, हाँ। वहां मैं जानता हूं बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिंदुओं की सेवा करते हैं, सब चीजें, दुकानें लगाते हैं, आप विश्राम गृह बनाते हैं, सब अच्छा चल रहा है। पर कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां इतना डर फैलाती हैं। देखिए, जब 1947 में जाना पड़ेगा, जब 1947 में देश आजाद हुआ, 1952 का जब पहला चुनाव हुआ, उसके बाद पूरे देश में मुसलमानों की 23.5% हिस्सेदारी थी। और सुचेता जी आते आते मुसलमानों को डराते डराते सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी और कांग्रेस और उसकी साथियां केवल 1.5-2% रह गई हिस्सेदारी हर क्षेत्र में। और जब से 2014 से 2000, अच्छा, आपकी बात पर भाटी जी कुछ बोलना चाह रहे, शायद वो हर्षवर्धन जी को जवाब देना चाह रहे थे। मैं एक बार भाटी जी आपका रिएक्शन ले लूं। हाँ, बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए। बोलिए ना सर, बोलिए। सुचेता जी एक लाइन बोल लीजिए, एक लाइन बस। तो अब मुसलमानों की जो 1-1.5% रह गई थी, अब 4.5% हिस्सेदारी वापस हो गई है। अब इनसे मुसलमान भी खिसके हुए लग रहे हैं इन्हें, इनकी जमीन राजनीतिक खाली हो गई है। ये कुछ भी करके, अगर हम ये मानते हैं जिसका व्यवहार में पूछा पैंट उतारना गलत काम है कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, संविधान के अनुसार, लेकिन उनको तुम पाकिस्तानी आतंकवादियों से बराबरी करोगे। अच्छा, आप एक खबर से दूसरी खबर पे जंप कर गए। मैं उस खबर पर आ रही हूँ, मलूक जी। मैं एक खबर से दूसरी खबर पे आप जंप करके, मैं उस पर भी आ रही हूँ क्योंकि वो इसी से जुड़ी हुई है और हमारे मेहमान उसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही भाटी जी। वो कह रहे हैं कि आपके लिए ये इसलिए ये छटपटाहट सी है क्योंकि आपसे वोट बैंक छिटक रहा है, आपके साथ ब्राह्मण है नहीं, यादवों का, और आप उनको लग रहा है कि मुसलमान भी आपसे छिटक रहे हैं, इसीलिए आप ये हाथ पैर मार रहे हैं जिससे कि जो ब्राह्मण या फिर जो यादव बीजेपी के पास चले गए वो भी आपके पास आ जाए। नहीं, मैं जवाब केवल ये देना चाह रहा था कि हर्षवर्धन त्रिपाठी मलूक जी का ऑडियो दीजिए। पहली डिबेट का जिक्र किया कि उन्होंने ये कहा था, मुझे याद है कि ब्राह्मण और यादव संघर्ष का कोई इतिहास उत्तर प्रदेश में रहा नहीं। लेकिन वो ये गलत कोट कर रहे हैं कि मैंने इसका विरोध किया। मैंने विरोध नहीं किया, मैंने समर्थन किया था कि ब्राह्मण यादव की कोई लड़ाई है ही नहीं। अगर आपको याद हो या वो रिकॉर्डिंग भी निकाल के देख लें आप। और मैंने तो ये भी कहा था कि हम ब्राह्मण का विरोध नहीं कर रहे हैं, पाखंड का विरोध कर रहे हैं। और जब पाखंड का हम विरोध करते हैं तो उसे ब्राह्मण का विरोध क्यों मान लिया जाता है? मैंने ये कहा था।
तो कृपया ये कह के मिसकोट ना करें। मैं तो खुद चाहता हूं ये जातीय लड़ाई बिल्कुल गलत है और जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और मैं 10 बार आपके चैनल पर, सब जगह, सब हर चैनल पर कहने को तैयार हूं कि मैं ब्राह्मण जाति का बहुत सम्मान करता हूं और मेरी पार्टी भी बहुत सम्मान करती है। ये जो लड़ाई बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये ब्राह्मण वर्सेस यादव हो गया, ये नहीं है बिल्कुल। हम भाटी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे तो उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा सम्मान दिया है तो जनेश्वर मिश्रा को सम्मान दिया है समाजवादी पार्टी ने। और आज हमारे नेता विरोधी दल हैं तो माता प्रसाद पांडे जी हैं। और कितने ब्राह्मणों को हम टिकट देते, ब्राह्मण जीत के भी आए हमारे लोकसभा में भी। मतलब जो यादव वहां गए वो भी आए। और आपने पार्टी जी के जो नेता अखिलेश यादव, उन्होंने जो कथावाचक जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ उनके लिए कहा हमारे समाज के लोगों के साथ इतना हुआ, हम उनका सम्मान भी ना करें। भाटी जी ऐसे तो नहीं हो सकता है सबका एक बड़ा। हमारे समाज के लोगों के साथ आप तो कह रहे हैं आपके नेता तो जाति चिन्हित कर रहे हैं, और मैं यही कह रहा हूं कि उनके साथ हुए अपमान पर पूरा देश खड़ा था, पूरा देश खड़ा था। अखिलेश यादव ने इसको राजनीतिक मुद्दा यादव बनाम ब्राह्मण क्यों किया? इटावा के आसपास के यादव उस पर सहमत नहीं है। आप जाकर पूछिए मेरे, मतलब ठीक है तो आप लोग नेता है लेकिन थोड़ी बहुत तो हम लोगों की बात होती है, आप लोगों से कम होती होगी। इटावा के यादव भी उससे नाराज हैं और वो फ्रॉड कथावाचक, मैं फिर कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था का हाथ में लेना वो एक अलग काम, लेकिन अगर उसका आधार कार्ड गलत निकला तो एक बार आपके नेता ने कहा, ये चलिए आप ही अभी कहिए, तुरंत कहिए कि वो भी पाखंडी था। आप तो पाखंडी और बोलने में तुरंत 2 सेकंड लगाते हैं, तो आप क्यों नहीं बोल पाए अभी तक? असली संकट भाटी जी यहां है। एक जैसा व्यवहार कीजिए। आप सोचेंगे कि एक समय तो कहेंगे अच्छी बात, और मैं फिर कह रहा हूं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप अगर इस तरह की बात करें, समाजवादी पार्टी के सारे प्रवक्ता ये बात करें। और मैं फिर एक सलाह दे रहा हूं, राष्ट्रीय जनता दल को बिहार का चुनाव लड़ना है, उनके प्रवक्ता तो जातीय संघर्ष की आग से पैदा हुए नेता हैं, वो आग लगाएंगे। आपको अगर समझना है तो समझिए कि आपको उत्तर प्रदेश में राजनीति कैसे करनी है और संघर्ष कराना है या उससे बचना है। देखिए, मैं अतिकुर रहमान साहब को मैं देख पा रही हूं, मैं उनके पास जाऊं और प्रेम कुमार जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं जरा एक खबर जिसका जिक्र मलूक जी कर रहे थे उसको भी इस चर्चा में लाना चाहती हूं, क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा कि यूपी में कांवड़ का समय है। ये ऐसा समय है जब बहुत से सियासी द्वंद्व भी शुरू हो जाते हैं, बयानबाजी भी शुरू हो जाती है और खबरों की तो ऐसी लगती है बाढ़ सी आ गई। अब 10 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से पहले पहचान को लेकर एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। कांवड़ यात्रा से पहले हिंदू संगठन कांवड़ मार्ग पर पहचान अभियान चला रहे थे। इस बीच मुजफ्फरनगर के एक ढाबे पर हंगामा खड़ा हो गया, जिस कर्मचारी को लेकर दावा किया गया कि हिंदू संगठनों ने धर्म की पहचान पर उसके साथ बदसलूकी की, उसके कपड़े उतारे गए। नाम गोपाल नहीं बल्कि तजम्मुल निकला। इसी का जिक्र अभी मलूक जी कर रहे थे। अपना नाम गोपाल बताने वाले वैष्णो ढाबे के कर्मचारी के आधार कार्ड से भी यह खुलासा हो गया कि उसका असली नाम तजम्मुल है और उसके पिता का नाम मकसूद है। अब तजम्मुल मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, इस बात की तस्दीक वहां के लोग भी कर रहे हैं। कल आरोप यह लगा कि यशवीर महाराज और उनके संगठन के लोग वहां पहुंचे थे, वो पहचान निर्धारित कर रहे थे और उन्होंने कपड़े उतरवाकर चेकिंग करी। इसके लिए पुलिस ने इन्हें नोटिस भी भेजा, पूरा माहौल गर्मा गया। लेकिन अब पता चल रहा है कि आरोप लगाने वाले ने ही अपनी पहचान छुपाई थी। ऐसे में सवाल यह भी है कि इसकी थ्योरी और इसकी स्क्रिप्ट को बढ़ावा देने वाले कौन है, जो ये कहना चाह रहे थे कि देखिए इनके कपड़े उतरवाए गए। अब क्या इसी ने ये तय नहीं कर दिया है? और मैं अतिकुर रहमान साहब आपके पास आ रही हूं, मनीष जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। अतिकुर रहमान साहब, क्या इसने ये नहीं दिखा दिया है खुलकर कि जो आरोप लगा रहे थे उन्हीं की पहचान अलग निकली? भाई वो गोपाल तजम्मुल निकल रहा है और यही बात बार बार कही जा रही थी कि ये पहचान इसको छुपा रहे हैं, इसीलिए इसकी जरूरत है कि वहां निर्धारित किया जाए कि सही नाम लिखा जाए। अतिकुर साहब। सुचारिता जी, इससे जरूरी बात यह है कि ये सारी चीजें 10 साल पहले नहीं होती थी। अच्छा, बरसों बरस से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। बरसों बरस से हिंदू मुसलमान एक साथ खुशी खुशी सारे त्योहार मना रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है, चाहे वो कांवड़ यात्रा का वक्त हो, चाहे और किसी धर्म का वो हो, फेस्टिवल हो, ये सारी नई नई चीजें पैदा हो रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है सुचारिता जी कि आखिर राहगीर को मैं अपनी पहचान क्यों बताऊं? कौन है ये लोग, मेरा नाम जानना चाहते हैं। क्या उस इलाके के लोकल पुलिस स्टेशन को नहीं मालूम है
कि ये ढाबा चलाने वाला कौन है, ये किसके लाइसेंस के ऊपर इसका नाम है। उस लोकल पुलिस स्टेशन का अधिकार है मेरा नाम जानना। किसी भी अरे गहरे नत्थू खैरे को नाम बताना जरूरी नहीं है। अब लोकल पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि तजम्मुल का नाम इस्तेमाल करके ये नाम बदल के ढाबा क्यों चलाया जा रहा है, इसकी क्या मजबूरी है या इसकी क्या साजिश। अरे आपने तो पूरी कहानी को ही दूसरा टर्न दे दिया कि अब ये वो निर्धारित करें कि उसकी मजबूरी क्या है, वो नाम बदल के क्यों चला रहा है। अब देखिए, ये आरोप लगाने वाले थे, अगर ये आरोप लगाने वाले नहीं होते तो ये मामला इतना बड़ा नहीं बनता। अतिकुर रहमान साहब, ये नाम अपनी पहचान छुपाकर और फिर आरोप भी लगा रहे थे। कैमरों के सामने इन्होंने बयान भी दे दिया और उसके बाद इनकी पहचान, उन्हें ये नहीं लगा, उन्होंने ये आरोप भी लगा दिया कि देखिए हमारी चेकिंग हो रही थी। मैं ये नहीं कह रही नाम जानने का अधिकार किसको है सुचारिता जी? नहीं, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, पर आपको नहीं लगा कि एक खबर नेशनल हेडलाइंस इसीलिए बन गई क्योंकि इसी के खिलाफ एक पूरा अभियान चलाया जा रहा था कि पहचान मत छुपाइए। अगर वो तजम्मुल भी है मनीष जी, तो मनीष शुक्ला का पूरा अधिकार है कि वो तजम्मुल के ढाबे में जाकर खाना खाएं और वो खाएंगे, लेकिन वो ये ना हो कि वो गोपाल समझ कर जाएं और वो तजम्मुल निकले। सीधी बात ये। मनीष जी देखिए सुचारिता जी, रेस्टोरेंट का नाम पंडित जी ढाबा, मालिक सनौवर, कर्मचारी तजम्मुल और निकला बता क्या रहा था गोपाल। हाँ। मैं कब से पे 3-4 चैनलों पर डिबेट कर चुका हूं जी, लेकिन कोई भी जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, तमाम जो इस तरह के अभी जो साहब बोल रहे थे, इन तरह के लोग हैं, एक लाइन में पहले इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि झूठ बोलना गलत है, नाम छिपाना गलत है, नाम छिपाकर कुछ माल बेचना अपराध है, एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। उसको एक तरह से शेल्टर देने का प्रयास कर रहे हैं और ये कह रहे 10 साल के पहले ऐसा नहीं था, जबकि 2008 में केरल की विधानसभा में वामपंथी मुख्यमंत्री अच्युतानंद जी ने खड़े होकर कहा कि लव जिहाद हो रहा है। लव जिहाद मतलब नाम छिपाकर, पहचान छिपाकर दूसरे धर्म की लड़की से शादी करना है, भगा ले जाना या रख लेना। ये तो 10 साल पहले की घटना है। वो भी वामपंथी मुख्यमंत्री थे, वो भी केरल, जहां भारतीय जनता पार्टी का बहुत कोई जनाधार नहीं है। तो ये एक जो नैरेटिव है कि गलत भी करेंगे, उसको छिपाएंगे भी, और जो पकड़ेगा, जो पहचान को उजागर करेगा, उसी को अपराधी सिद्ध कर दो, उसी के ऊपर नैतिकता का सारा लबादा उड़ा दो। देश तो बदल गया है। हाँ, देश बदल गया है। अब अपराध नहीं चलेगा, आतंकियों की मदद नहीं चलेगी, लव जिहाद नहीं चलेगा। हमने किया। रहमान साहब जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से दीजिए। 10 सेकंड। हाँ बोलिए बोलिए। सुप्रीम कोर्ट का हवाला ये लोग देंगे कि पिछली बार तो जी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल 2013 किसी भी उपभोक्ता को अधिकार देखिए। मेरी दिलचस्पी इस बात में है प्रेम कुमार जी, मेरी दिलचस्पी इस बात में है, एक मिनट प्रेम कुमार जी को लीजिए, कि ये जो समय होता है, हम मुहर्रम का समय, कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, इन सब समय में एक जातीय संघर्ष, प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लिखिए, जातीय संघर्ष और उसी के साथ अब एक धार्मिक संघर्ष, ये इससे किसको क्या हासिल होगा प्रेम कुमार जी? ये तो बहुत घातक है ऐसे समय में जब बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं त्योहार मनाने के लिए। प्रेम जी को स्क्रीन पर लाइए। सुचारिता जी 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 जी, एक बात साफ है कि एक तो पूरी दोनों ही घटनाओं में जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का मिसिंग पॉइंट है। हाँ। पुलिस की कोई भूमिका नहीं है, प्रशासन की कोई भूमिका नहीं दिखती, और जो कि बहुत बड़ी बात है, स्टेट गवर्नमेंट से एक पूछा जाने वाला सवाल है। और दूसरी बात यह कि ये घटना जो राजनीतिक रूप ले रही है, अब तक कितनी घटनाएं घटी हैं, 1 2 3, इन 3 घटनाओं के बरक्स ब्राह्मण बनाम यादव कर देना, ये किसकी जरूरत है? राजनीतिक रूप से अगर देखें, मलूक नागर जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन जो लोकसभा चुनाव का नतीजा था उत्तर प्रदेश में, हाँ। मलूक नागर जी के विचार के बिल्कुल उलट था। फिर राहुल गांधी
या अखिलेश यादव या इनके पीडीए इनके साथ नतीजा आया उत्तर प्रदेश का। तो मलुक नागर जी के विचार के बिल्कुल उलट जनता सोच रही है। तो ऐसे में ब्राह्मण लगातार बीजेपी से असर्ट कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के क्षत्रियवाद से असर्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ तो हर्षवर्धन जी भी बढ़िया से इस चीज को जानते हैं। तो ऐसे में ब्राह्मण को यादव से लड़ाना किसको सूट करता है, राजनीति कहां हो रही है, इसको चिन्हित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मुझे लगता है ये वाइड ओपन डिबेट है, ये अपने अपने एंगल से लोग चीजों को देख सकते हैं। जी भाटी जी को स्क्रीन पर लीजिए। भाटी जी, मलुक जी, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूं। भाटी जी, ये बड़ा अजीब सी बात है कि पहचान अगर पूछी जाए तो वो तो कम्युनल हो गई, लेकिन अगर पहचान छुपाई जाए तो वो सेक्युलर हो गई। ये समझ नहीं आता है मुझे। नहीं, जो आपके इटावा कथावाचक प्रकरण पे अगर ये बात कह रही हैं, तो जो मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव को पूरा इलाका जानता है। इस बात पर कह रही हूँ मैं ये प्रकरण, ये ढाबा प्रकरण पे कह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की पार्टी का जो स्टैंड एक रहा है वो ये रहा है कि इस तरह पहचान नहीं पूछनी चाहिए, ये सही नहीं है। यही स्टैंड है। मैं सही कह रही हूँ ना भाटी जी? आप ये स्टैंड प्रकरण में, हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई पहचान पूछे तो आप जल्दी से कह देते हैं कि ये तो कम्युनल लोग हैं, लेकिन अगर कोई पहचान छुपाए तो वो सेक्युलर है, वो सही कर रहा है। नहीं, ढाबा जी, ढाबा प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है जिससे कि आमतौर पे इस डिबेट में बचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बच रहे हैं, आप भी उसे सवाल को नहीं पूछ रही। नहीं पूछेंगे, बताइए। कौन यशवीर महाराज है, ये हाँ। किसी जिले का कमिश्नर है, कप्तान है, क्या है? उसे किसने अधिकार दे दिया कि वो जाके आई कार्ड चेक करेगा और वो जाके आदमी की पहचान चेक करेगा? सही, बिल्कुल अगर कोई कार्रवाई पुलिस कर रही होती, पुलिस की जांच में कोई दोषी मिलता तो वो अलग विषय था, लेकिन एक धर्म के नाम पे बने संगठनों को खुली छूट दी जा रही है कि जाके वो लोगों को प्रताड़ित करें, लोगों को अपमानित करें। कहीं जाके अंडे की ठेली पलट देते हैं, कहीं जाके मांस की दुकान में तोड़फोड़ कर देते हैं, कहीं आदमी की दाढ़ी देख के उसकी पिटाई कर देते हैं, कहीं अलीगढ़ में ट्रक रोक के इसमें गोमांस है ट्रक में, उनकी पिटाई कर दी। और जब चेकिंग की गई तो पता चला उसमें गोमांस है ही नहीं। दादरी में फ्रिज के अंदर 250 ग्राम मांस मिलने पे अखलाक की हत्या कर दी गई। सर, मैं इन सब घटनाओं को गलत ही कहूंगी, मैं गलत को गलत ही कहती हूँ भाटी जी, मैं गलत को गलत ही कहती हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मॉरल पुलिसिंग की इजाजत किसी को नहीं है, और इसीलिए शायद इनके खिलाफ एफआईआर हुई है, इनके खिलाफ एफआईआर हुई है, इन्हें नोटिस भेजा गया है। हाँ, इससे तो उसी पर सवाल हम उठा रहे हैं, उसी पर एसटी हसन ने टिप्पणी की है, आपने मेरा सवाल डक किया है, मेहरोत्रा जी ने टिप्पणी की है, पर आपने मेरा सवाल डक किया है। आपने ये तो कह दिया कि बीजेपी आतंकी जैसा बर्ताव कर रही है, क्योंकि आपके रविदास मेहरोत्रा ने यही कहा कि ये देखिए धर्म और जाति के नाम पर आतंकी जैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन आपने वो सवाल डक किया। मैं मलुक जी से पूछ लेती हूँ। मलुक जी, आप बताइए, पहचान छुपाना सेक्युलर है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस पर सवाल नहीं उठा, लेकिन अगर पहचान पूछा तो वो बड़ी कम्युनल हरकत है। आप सांप्रदायिक हरकत कर रहे हैं ये पूछकर। देखिए, सोचना पड़ेगा। जो हमारे एक साथी प्रेम जी पता नहीं क्या बोल रहे थे, उनको या तो मेरी बात समझ नहीं आई। हमारे लिए हमेशा देश सबसे पहले है और देश के लोग, और हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग हैं। इसमें सुचित्रा जी एक बात समझनी पड़ेगी कि आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मुसलमान को कि उसको अपनी जाति छिपानी पड़ रही है। प्रश्न ये है, कहां डिबेट पे आप लेकर के जा रहे हैं? मुझे 2 मिनट देना, मैं इसे क्लियर करूंगा। बिल्कुल करिए। 1947 में 23.5% मुसलमानों की हर चीज में हिस्सेदारी थी। 2000 आते आते वो 1.5% रह गई, और अब बेचारे मुसलमानों को कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां डरा डरा के ऐसी जगह ले आए और उनकी ये हालत कर दी कि वो रोटी कहां से खाएं। अगर वो अपनी रोजी चलाने के लिए दुकान लगाते हैं और वहां पे मुस्लिम के नाम से लगती है और उनका कोई ना खरीदे, तो इसलिए अगर वो पहचान छुपा रहे हैं तो इसकी जड़ में जाना पड़ेगा, और इसकी जड़ है कांग्रेस। अच्छा, इन लोगों को डरा डरा के वोट ली, कभी कुछ दिया नहीं। और आज जब 2014 से लेके 2025 की तरफ
इनकी जो अब फिर हिस्सेदारी 4.5-5% हो गई है, तो ऐसी स्थिति में इनको वोट खिसकने का डर लगता है और ये माहौल ऐसा बनाते हैं जैसे सनातन धर्म के खिलाफ उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बोला। मुझे अब कहने दो प्लीज, अब कहने दो प्लीज, जो काम की बात कहने जा रहा हूँ। अब जब ऐसी स्थिति में अभी राजकुमार भाटी जी ने कहा मांस की दुकान, अरे ये राजकुमार भाटी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बीच में डिस्टर्ब नहीं करते, पर इस 10-15 दिन के पवित्र इस कांवड़ यात्रा में मांस की दुकान या अंडे की दुकान क्यों हो? एक बात ये भी है। दूसरा भी एक हमारे साथी ने कहा कि बिल्कुल वो कौन था, यशवीर को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी की पैंट उतारे। मैं तो सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ सर आपसे, मैंने भाटी जी से भी यही कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और इसमें इस तरह की मॉरल पुलिसिंग की इजाजत किसी को नहीं है। वो अलग, अरे यार, अरे सुचरिता जी बात तो सुनो, वो अलग केस है, लेकिन इस केस को ध्यान में रख करके और पाकिस्तान के उग्रवादियों से जिन्होंने हमारे देश के लोगों को भूना, पूरे वर्ल्ड में खबर पड़ी, जिसके लिए पाकिस्तान में घुस के मारा, अब ये हमारे देश की पार्टियों को आतंकवादी कहेंगे? क्या चाहते हैं? देखिए मलूक जी, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि आपका हमला अखिलेश जी पर नहीं होता है। भाटी जी आपको बहुत पसंद है, अखिलेश जी पर आपका हमला होता है नहीं, हमला आपका कांग्रेस पर रहता है। ये देखिए, ये जो आपकी घनिष्ठता है और या मैं प्रेम कह लूं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मुद्दा देखिए, मुद्दा जो है वो इस वक्त गर्म है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि कांवड़ के समय में धर्म को लेकर जो घमासान है या फिर जाति को लेकर ये घमासान है, ये अच्छा नहीं है। और इसीलिए ये शो कर रही हूं, इसीलिए महाभारत में कह रही हूं कि इस संघर्ष से एक रेड अलर्ट खड़ा होता है, उस पर हर व्यक्ति को ध्यान देने की जरूरत है। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद। की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।